नमस्कार। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे पहले। क्या आप जानते हैं आपकी जो राशियाँ होती हैं, ये टोटल आपकी हमारी जो राशि हैं ये 12 ही क्यों होती हैं? या ये कहूँ कि साल में महीने 12 ही क्यों होते हैं? या मैं आपसे एक सवाल ये भी पूछ लेता हूँ, लगे आता हूँ कि मकर संक्रांति हमेशा एक फ़िक्स डेट पर ही क्यों आती है? तो आओ इन सब प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। वास्तव में होता क्या है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो यह 12 तारामंडलों के सामने से गुजरती है और एक तारामंडल को पार करने में 1 महीना और 20 मिनट का समय लगता है। तो लगभग 1 महीने में एक तारामंडल के सामने से गुजरती है, तो इसीलिए साल में महीने 12 होते हैं और 12 तारामंडलों से गुजरती है और उन्हीं तारामंडलों के नाम पर हमारी राशियां होती हैं। और हर जो है साल में 20 मिनट बढ़ते हैं, तो 3 साल में 1 घंटे का टाइम बढ़ेगा और 72 सालों में 1 दिन यानी 24 घंटे बढ़ जाते हैं। इसलिए हर 72 साल में जो मकर संक्रांति है वो उसका दिन बदल जाएगा। जो अभी मकर संक्रांति हम 14 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, अभी ये 2008 से लेके और लगभग 2080 के आसपास तक ये 15 जनवरी को मनाई जानी है और आगे उसके बाद ये 16 जनवरी को आएगी और धीरे धीरे अगर हम 72 साल जोड़ते चले जाएं तो आने वाले समय में ये फरवरी माह में भी मनाई जाएगी। यदि हम इससे पीछे की बात करें तो 72 सालों को पीछे करते चले जाइए तो आप देखेंगे कि पहले ये 13 जनवरी को, फिर 12 को, फिर 11 को ऐसे मनाई जाती रही है। एक्चुअल में मकर संक्रांति होती क्या? संक्रांति का मतलब होता है ट्रांजिशन, यानी इस दिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो जो धनु राशि से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यानी हालांकि रोटेट तो पृथ्वी ही करती है, लेकिन हमें आभासी ऐसा महसूस होता है कि ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। और इस दिन या इसके आसपास हम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, पंजाब में लोहड़ी, समस्त भारत में मकर संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, आसाम में बिहू और तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका मकर संक्रांति से रिलेटेड है। यदि मैं इसी में कुछ और आपको बताऊं कि लीप ईयर का कंसेप्ट, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो इसको एक पूरी परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और हर चौथे साल 6 घंटे प्लस होके 24 घंटे हो जाते हैं। तो इसलिए उस साल को हम लीप ईयर कहते हैं और फरवरी के महीने में एक दिन उसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये इसमें रहता है। तो इस प्रकार से, और यदि ये भी कहूँ कि हमारी पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो 1,07,000 किलोमीटर पर घंटे की गति से सूर्य के चारों ओर रोटेट करती है, तब भी पृथ्वी को एक परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। यानी लगभग 1 सेकंड में 29 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय कर लेती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। और ये इसका जो मार्ग होता है ये अंडाकार मार्ग होता है, यानी एक बार पृथ्वी सबसे नज़दीक होगी, एक बार सबसे दूर होगी। जब सबसे नज़दीक होती है तो इस स्थिति को प्री हेलियन बोला जाता है। ठीक है, और ये उस समय दूरी होगी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर और ये तिथि होती है 3 जनवरी। और इससे पहले आपको याद होगा 22 एक इम्पोर्टेंट डे होता है जब सूर्य सीधा मकर उस पर रेखा पर चमकता है 23.5 डिग्री साउथ, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है। 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होगी। फिर भी आपके मन में सवाल आएगा कि पृथ्वी सूर्य के इतने नज़दीक होती है तो फिर
नॉर्थ हेमिस्फीयर में ठंड क्यों होती है, तो उसके पीछे कारण क्या होता है कि इस दौरान दिसंबर के महीने में साउथ हेमिस्फीयर में सूर्य सीधा वर्टिकली चमकता 90 डिग्री एंगल पर, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में किरणें तिरछी आती हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हीट नहीं मिल पाती है। जून में इसकी स्थिति अपोजिट हो जाएगी। जून में कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमकेंगी और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन है वो सबसे छोटा होगा, रात सबसे लंबी होगी। और इसके ठीक आगे 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। इस कंडीशन को बोलते हैं, और इस दिन दूरी होगी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और इसको बोलते हैं एप हेलियन। और बीच में जो हमारी पृथ्वी रोटेट करती रहती, तो दो स्थिति ऐसी भी आती हैं जिसमें सूर्य की किरणें सीधी इक्वेटर पर गिरती हैं। उस दिन सारी धरती पर दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। और ये सिचुएशन आती है एक बार 23 सितंबर को और एक बार 21 मार्च को, और इसको बोला जाता है इक्विनॉक्स। हिंदी भाषा में इसको बोलते हैं विषुव। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं जो जोग्राफिकली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मिलते रहेंगे। और ये एक नेचुरल फिनोमिना है जो हमेशा ही, जब तक धरती है तब तक सौरमंडल है, तब तक ये ग्रेविटेशनल फोर्स से एक दूसरे के रोटेट करते रहेंगे, और इसी रोटेशन के दौरान इस प्रकार की सिचुएशन बनती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कभी कभी आपका जो, जैसे कहते हैं ना कि आपका कभी मूड बहुत अच्छा होता है और कभी मूड बहुत अच्छा नहीं होता है, तो उसके पीछे भी कारण क्या होता है कि सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, या ये जो कॉन्सिलेशन होते हैं, तारामंडल होते हैं, इनके चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमारे शरीर पर भी इफेक्ट डालती है। आपने देखा होगा ज्वार भाटा समुद्र में तो सीधा सीधा इफेक्ट होता है कि पानी किनारे की ओर चढ़ जाता है, और हमारा शरीर भी इन्हीं पांचों तत्वों से बना हुआ है, जिसमें से 65% तो पानी ही है, 2/3 तो पानी ही है। जब समुद्र पर ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव पड़ता है, खासकर पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, तो क्या हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा? और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी के कारण शरीर में भी जो आवेग हैं उनका रेशो चेंज होता रहता है। इसीलिए कभी हम खुश होते हैं तो कभी हम नाराज भी होते हैं, लेकिन इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। सिचुएशन चेंज होगी, इनकी परिस्थितियाँ बदलेंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगी, तो आपका मन और आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। तो ये था छोटा सा मकर संक्रांति पे कंसेप्ट। आप सबको लोहड़ी, मकर संक्रांति, उत्तरायण, बिहू और पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका जो दिन है वो शुभ रहे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।